हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम BHTA 182 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरी 182 वाला जो आपका पेपर है इसकी पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी इसका वीडियो देख सकते हैं। सो नाउ गाइज, अगर आपने अभी तक इसका गेस्ट पेपर परचेज नहीं किया है तो उसके लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com और बस यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपना पेपर कोड सर्च करना है। ठीक है। सो जैसे अभी आपका BHTA 182 है, ये पेपर कोड का गेस्ट पेपर आपको स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा एट ₹49। आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यूट्यूब पे हमारे जो भी फ्री वीडियोज़ हैं वो आप उन्हें देखिए अगर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज BA के जो भी आपके अदर सब्जेक्ट कोड्स हैं ना, उनके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको भाषा के विविध रूपों के बारे में, मतलब उनका पूरा का पूरा परिचय देना है कि भाषा के कौन कौन से अलग अलग रूप होते हैं। तो मानव जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, चाहे वो हमारी भावना हो, चाहे हमारा अनुभव हो, उन सारी चीज़ों के अंदर भाषा का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसे हम भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं। समय, स्थान, परिस्थितियों और प्रयोग के आधार पर भाषा कई रूपों में दिखाई देती है। इन रूपों के कारण ही भाषा जीवंत, व्यापक और विविध बन जाती है। अब हम यहाँ पे भाषा की और चीज़, जैसे कि मतलब कि जो बोली होती है, भाषा के बोली और भाषा में क्या फ़र्क है, मानक भाषा क्या होती है, एक लिखित भाषा, मौखिक भाषा, साहित्यिक भाषा, इस तरीके से जो भाषा के अलग अलग रूप हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेम इसी तरीके का आंसर आप अपने एग्जाम में भी लिखकर आ सकते हैं, जिसमें आप कुछ एक इंट्रोडक्शन आपको देना होगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आपके पॉइंट्स हैं, एंड फाइनली आप एक निष्कर्ष बताएंगे, तो आपका एक परफेक्ट आंसर गाइज क्रिएट हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि बोली क्या होती है। तो बोली भाषा का सबसे सामान्य और स्थानीय रूप होता है। जैसे कि अगर हम अलग अलग गांवों की बात करें तो हर एक जगह पे ना हमें कुछ स्थानीयता देखने के लिए मिलती है, कि अलग अलग गांवों में थोड़ी सी भाषा में डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो बोली क्या होती है? बोली भाषा का सबसे सामान्य और स्थानीय रूप है। यह किसी विशेष क्षेत्र, गांव, शहर या समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा का रूप होता है। ठीक है। समुदायों की भी ना अपनी अलग अलग मतलब एक बोली होती है। राजस्थान में मारवाड़ी, यूपी में अवधी, ब्रज और बिहार में भोजपुरी आदि बोलियां हैं। बोली में शब्दों, उच्चारण और वाक्य संरचना में थोड़े बहुत अंतर हमें देखने के लिए मिलते हैं, और बोली किसी भाषा की नींव होती है, क्योंकि भाषा इन्हीं स्थानीय बोलियों से विकसित होती है। तो अगर हम बात करते हैं भाषा की नींव की, तो उसमें हमारी क्या रहती है? बोली। बोली जो होती है वो भाषा की नींव होती है। सेकंड आपको पढ़ना है मानक भाषा के बारे में, कि मानक भाषा क्या है। तो मानक भाषा का वह रूप है जिसे शिक्षा के अंदर, प्रशासन में, मीडिया में, मतलब जो हम पढ़ने में यूज कर सकते हैं, जो भाषा का सही और स्वीकार्य रूप माना जा सकता है, वो होती है हमारी मानक भाषा। यह भाषा का वह रूप होता है जिसे बड़े क्षेत्र में समझा जाता है और औपचारिक कामों में उपयोग भी किया जाता है, जैसे कि मानक हिंदी, मानक अंग्रेजी आदि। मानक भाषा में नियम तय होते हैं, जैसे कि व्याकरण होती है, उसमें वर्तनी होती है, उच्चारण मतलब कि प्रोनाउंसिएशन क्या होगी किसी वर्ड की, और मानक भाषा की अपनी व्याकरण होती है, वर्तनी होती है। लिखित भाषा क्या है? तो लिखित भाषा वह होती है जिसे अक्षरों, चिन्हों और लिपियों के माध्यम से लिखा जाता है। ठीक है। तो हर एक भाषा की हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपियां भी होती हैं। यह पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्र लेख आदि में दिखाई देती है। लिखित भाषा सामान्यतः अधिक व्यवस्थित और नियमबद्ध होती है, क्योंकि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति अलग अलग स्थानों और समय पर इसे पढ़ सकता है, इसलिए इसमें स्पष्टता ज़रूरी होती है। हाँ, जो हमारी लिखित भाषा है उसमें एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है गाइज, वो है स्पष्टता। फिर होती है आपकी मौखिक भाषा, जो कि आपकी आम बोलचाल की भाषा है, जैसे हम अपने परिवार में, मित्रों में, सबके साथ हम उसको साझा करते हैं। इसमें हमें भाव, लय, स्वर और हाव भाव भी शामिल होते हैं जो इसे जीवंत बनाते हैं। कई बार मौखिक भाषा अधिक सरल, अनौपचारिक और त्वरित भी होती है, क्योंकि आपकी मौखिक भाषा है तो उसके अंदर हमें ना ज़्यादा औपचारिकता देखने के लिए नहीं मिलती है। वो कैसी होती है दोस्तों? एकदम सरल होती है। ठीक है।
फिर है आपकी साहित्यिक भाषा, जो कि आपके साहित्य में, उपन्यास में, कहानी में, कविताओं में, नाटकों में उपयोग की जाती है, वो आपकी साहित्यिक भाषा है। यह भाषा सामान्य भाषा से थोड़ी अधिक सुंदर, प्रभावशाली और क्या होती है, भावपूर्ण होती है। इसमें अलंकार होते हैं, भावनाएं होती हैं, साथ ही साथ हमें इसमें कलात्मकता भी दिखाई देती है। साहित्यिक भाषा पाठकों को आकर्षित करती है और भावनाओं के स्तर पर जोड़ती है। तो साहित्यिक भाषा का क्या है कि जो पाठक है ना, उसकी हम उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं। जो भी कवि ने कोई कविता अगर लिखी है तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उस कवि की जो भावना है वो समझ पाते हैं। तकनीकी या वैज्ञानिक भाषा हो गई आपके, जो चिकित्सा में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में यूज़ होती है। आपकी कानून की भाषा भी एक होती है, तो वो सारी आपकी तकनीकी और वैज्ञानिक भाषाएं हो जाती हैं। इसके बाद आपकी सोशल मीडिया और एक डिजिटल भाषा आजकल चल रही है, जैसे कि जिसमें आपके इमोजी, छोटे छोटे शब्द होते हैं, छोटे वाक्य होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और ये क्यों होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स? ताकि आपका जो संचार है वो और तेज़ी से हो सके, ठीक है। जैसे ओके की जगह केवल लोग के लिख देते हैं, OMG लिख देते हैं, BTW यानी कि बाय द वे लिख देते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं इनका यूज़ क्यों किया जाता है? भाषा में तेज संचार के लिए। फाइनली आप निष्कर्ष बताएंगे क्या कि भाषा के विविध रूप उसकी शक्ति लचीलापन दिखाते हैं। तो भाषा के अलग अलग रूपों में हमें क्या देखने को मिल रहा है? लचीलापन। समय, स्थान, समाज और तकनीक के अनुसार भाषा बदलती रहती है। बोली, मानक, मौखिक, लिखित, साहित्यिक, हर एक तरीके की भाषा, ये सभी मिलकर भाषा को समृद्ध और बहुआयामी बनाते हैं। इन विविधताओं के कारण भाषा सभी के लिए उपयोगी और जीवंत बनी रहती है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, जिसमें आपको बताना है सर्वनाम क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ना मैंने विशेषण आप सबको पढ़ा दिया है। विशेषण वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। इसके जो भी पुराने ओल्डर वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आपको वो सारे वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए, चाहे मैंने जून में डाले हों चाहे दिसंबर में। टॉपिक्स तो सारे गाइज आपके सिलेबस के ही है ना, तो आप सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपने खुद के भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग। बट अगर आप खरीद लेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बार बार संज्ञा को दोहराने के बजाय। जैसे कि एक है राम आया, राम हंस रहा है। अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ पे संज्ञा राम मेरा 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो मैंने राम की जगह क्या यूज़ कर दिया? वह, ताकि जो मेरी संज्ञा है ना वो रिपीट ना हो, रिपीटिशन ऑफ संज्ञा, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम सर्वनामों का यूज़ करते हैं। अब हम सर्वनाम के प्रकारों को देखेंगे, जिसमें आपका पुरुषवाचक है, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। इस तरीके से सारे सर्वनाम को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। एग्जाम में भी आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। और पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष जिसमें हम अपनी बात करते हैं, मध्य पुरुष में हम किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं, और जब हम 2 लोग मिलकर किसी तृतीय की बात करते हैं तो वह, वे, यह जैसे सर्वनामों का वो उपयोग करते हैं। फिर होता है हमारा निजवाचक, जो अपने ही प्रतिक्रिया को सूचित करे, स्वयं, आप, खुद, अपने आप किया, मैंने ये। तो इस तरीके सर्वनाम आपके निजवाचक में आएंगे। संबंधवाचक में क्या? जो, सो, जैसा, तैसा, जैसे को तैसा, इस तरीके के सर्वनाम होते हैं, ये आपके संबंधवाचक में आते हैं। जैसे कि जो लड़का आया है वह मेरा मित्र है, इस तरीके से। फिर आपका क्या है? प्रश्नवाचक, ठीक है। तो जो आपके प्रश्न पूछने के लिए यूज़ हो रहे हैं, कौन, क्या, किसका, ये आपके प्रश्नवाचक हो जाएंगे। संकेतवाचक हो जाएंगे, जैसे कि यह, वह, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। फिर अनिश्चयवाचक, जिसमें आपको निश्चित नहीं है चीज़, जैसे कि कुछ लोग, कोई लड़की, ठीक है, कोई सा, कोई एक। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये आपके जो है निश्चित नहीं है ना। एंड निश्चयवाचक में आपके निश्चित रहे, जैसे कि वही पुस्तक मेरी है, यही मेरा घर है, जहाँ पे आपने उसको फिक्स कर दिया है। पारस्परिक सर्वनाम भी होते हैं। ये क्या है? जो एक दूसरे के प्रति की गई क्रिया का बोध दें, ठीक है। पारस्परिक में क्या आ रहे हैं? जो एक दूसरे के प्रति की गई क्रिया का बोध दें, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ये जो एक दूसरे वर्ड है, परस्पर वर्ड होते हैं, ये आपके पारस्परिक सर्वनाम में आते हैं। फाइनली आप कंक्लूजन में बताएंगे कि सर्वनाम वाक्य में संज्ञा का स्थान लेता है और भाषा को सरल, सुबोध तथा सुगठित बनाता है। निष्कर्ष आप एज इट इज हमारा वाला भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। इसके भिन्न भिन्न प्रकार अलग अलग अर्थ व भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं सर्वनाम में? अलग अलग इसके
प्रकार भी देखने के लिए मिलते हैं। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे गाइस। तो थर्ड वाला जो है आपका है वर्णों के भेद आपको बताने हैं। जो आप हिंदी में क ख ग पूरी वर्णमाला पढ़ते हो तो उससे ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन, जिसमें आप वर्णों के भेदों को बताएंगे। हिंदी और अन्य भाषाओं में वर्णों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण आधार है उच्चारण स्थान, कि वो जब मैं उस शब्द को बोल रही हूँ, उच्चारण का मतलब क्या होता है, किसी शब्द को बोलना। तो जब मैं उस शब्द को बोल रही हूँ तो वो आवाज़ मेरे मुख के कौन से स्थान से वो ध्वनि निकल रही है, वो उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। फिर क्वेश्चन है कि भाई उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, तो उच्चारण स्थान का तात्पर्य है उस स्थान से है जहाँ से ध्वनि का निर्माण होता है। यह वह स्थान जहाँ मुख में वायु का प्रवाह रुकता है। भारतीय वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 श्रेणियों में किया जाता है। ये श्रेणियां हैं आपके कांठ्य वर्ण, ठीक है, तंत्र वर्ण, दंत्य वर्ण, ऊष्म और है आपका एक और दंत्य वर्ण। ओके, सो इन श्रेणियों के माध्यम इनको सबको ना एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें आपके वर्ण का ख ग वर्णमाला में से कौन कौन से किस में आते हैं। तो आपके जो है कंठ्य वर्ण में वो होते हैं जिनका उच्चारण कंठ यानी कि आपके गले से होता है। इन वर्णों में वायु कंठ में रुकती है और फिर बाहर निकलती है, जैसे कि का, ख, ग, घ। ये जो आपके वर्ण है इसके उच्चारण में हम कहते हैं हमारे गले के भीतर, गले के पास से जो है वहाँ से ध्वनि आ रही है। फिर हमारे होते हैं तंत्र्य वर्ण। तंत्र्य वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण मुख की तालु यानी कि ऊपरी तालु से किया जाता है, जैसे कि आपका चा, छ, ज। ठीक है, तो वो आपके तालु से हो रहे हैं। इन ध्वनियों का निर्माण मुंह के भीतर तालुस के पास होता है, जिससे उच्चारण में एक विशेष प्रकार की घनघनाहट आती है। ठीक है, जब हम उसको बोल रहे हैं तो एक विशेष प्रकार की घनघनाहट उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। फिर हैं आपके दंत यानी कि डेंटल, जैसे कि त, थ, द। जब हम इनको बोल रहे हैं तो इनको बोलते वक्त हमारे दांतों के पास या दांतों से मतलब वो टच हो रही है हमारी जो जीभ है। तो इन वर्णों का उच्चारण जब होंठ और दांत के संपर्क से होता है तो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। दंत्य वर्णों का उदाहरण है त, थ, द, ध, न। यहाँ पर वायु दांतों और जीभ के संपर्क से बाहर निकलती है, जिससे इन ध्वनियों की विशेष पहचान बनती है। ओके, फिर है आपके ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग को तालु के निचले भाग से दबाकर किया जाता है, जिसमें जीभ तालु की छत की ओर मुड़ जाती है, जैसे कि ता, थ। इसमें हमारी जो जीभ है ऊपर, जो हमारे मुख का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें मुड़ जा रही है। तो इन ध्वनियों का उच्चारण बहुत ही विशिष्ट तरीके से होता है। यह ध्वनियाँ भारतीय भाषाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इन ध्वनियों का उच्चारण अधिकतर दक्षिण भारतीय भाषाओं में ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल रहा है। दंत्य वर्ण कौन से? जिनका उच्चारण होठों के द्वारा किया जाता है। ठीक, जैसे कि प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर होठों के बीच वायु रुकती है और फिर बाहर निकलती है। तो अगर आपने ना जो हिंदी वर्णमाला अगर आपने पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में जस्ट अ सेकेंड कि उच्चारण के हिसाब से जो भी वर्णमाला आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पहली बात तो अगर आपको वर्णमाला नहीं आती है तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सा वर्ण किस में आ रहा है। तो आप एक बार वर्णमाला को रिवाइज कर लेना। एंड फाइनली इस क्वेश्चन के निष्कर्ष पे चलते हैं, जिसमें आपको बताना है, एक छोटा सा आप निष्कर्ष दे सकते हो। इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का भेद हमें यह समझने में मदद करता है कि ध्वनियों का निर्माण मुख के विभिन्न स्थानों से कैसे हो रहा है। यह वर्गीकरण भाषाई अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह ध्वन्यात्मक विशेषताओं की पहचान करने में मदद करता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का भेद न केवल हिंदी में बल्कि अन्य भाषाओं में भी हम देखते हैं। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर दूसरी भाषाओं में भी इस तरीके से ही हमारे लेटर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में भी होते हैं। यह भाषा के संरचनात्मक अध्ययन को समझने और उसकी विविधता को पहचानने का एक सशक्त
तरीका है। तो हमारी पार्ट 2 की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उन्हें देखो, पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लो, उसी से तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा तो आप हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।